अब ये बातें बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं और इसी तरह से बिहार की राजनीति की तरफ हम आते हैं तो हमें साफ तौर पे नजर आ रहा है। मतलब देख लीजिए ना, प्रशांत किशोर हो, यशवंत सिन्हा हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, इन सभी ने कह दिया है कि समय पर चुनाव कराना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब इन सब चीज़ों को आप जब प्रोसेस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाजपा नीतीश कुमार को तभी रिवार्ड करेगी जब चुनाव सब कुछ ठीक ठाक हो जाए नवंबर के बाद। ये जो 5 पांडव हैं, प्रशांत किशोर हो, यशवंत सिन्हा हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, इन सभी का निशाना नीतीश कुमार की उसी कमजोरी पर है। अगर वक्त पर चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो नीतीश और भाजपा के रिश्तों में दरार आना एकदम तय है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में आप वो शो देख रहे हैं जिसमें खबरों की चीरफाड़ होती है। पंचनामा है ये, और पंचनामा कौन करता है? नमन मिश्रा। बिहार की राजनीति में उन खबरों की चीरफाड़ करते हैं और वो सत्य आपके सामने लाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत और स्वायत्ता से छोड़ देती है। हमारी लेंस से नहीं बचते हैं। आपको लगातार अंदर की खबरें मैं लगभग 2 सालों से दे रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 दिनों में मैंने कुछ ऐसी खबरें आपको दी हैं जो 24 या 48 घंटे के अंदर ही सत्य हो गई हैं। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हमारी पकड़ औरों से बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं। आज की खबर जो है, आपने हेडलाइन देख लिया है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कोरोना का प्रकोप बिहार में बढ़ता जा रहा है। 700 के आंकड़े रोज बिहार में एक बार ही बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े बढ़कर इतने हो गए हैं कि 15,000 के ऊपर हो गया है बिहार का कोरोना का कुल संख्या। अब इन परिस्थितियों में नवंबर में चुनाव होने हैं और उन चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सबके मन में संशय हो गया है। चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, सभी में, सभी गठबंधनों के लोगों की चिंताएं बढ़ गई। यहाँ तक कि तीसरे मोर्चे में भी कहीं ना कहीं खलबली इस बात को लेकर है कि अगर वक्त पर चुनाव हो जाए और कोरोना के दौरान चुनाव हो जाए तो पोल परसेंटेज काफ़ी घट सकता है। और हमने अक्सर देखा है कि जब पोल परसेंटेज घटा है तो जो पार्टी सत्ता में रही है वो दोबारा सत्ता में आ जाती है। ये लोकतंत्र का लगभग पैटर्न रहा है। हमने जहां भी देखा है कि पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है वहां सत्ताधारी दल को फायदा हो जाता है। ऐसे में विपक्ष एक और आरोप लगा रहा है, चाहे बिहार की सत्ता हो या केंद्र की सत्ता, दोनों जगह एनडीए का बीच है। बिहार में जदयू है, केंद्र में भाजपा है। इन दोनों की वजह से चुनाव बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। अब देख लीजिए ना, यूपी में जिस तरह से विकास दुबे की इनकाउंटर की गई और उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में भी ये उलझा हुआ मामला लग रहा है। साफ लग रहा है कि सरकार ने अपनी सहूलियत के लिए किसी को मरवा दिया। अब ये बातें बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं और इसी तरह से बिहार की राजनीति की तरफ हम आते हैं तो हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। मतलब देख लीजिए ना, प्रशांत किशोर हो, यशवंत सिन्हा हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, इन सभी ने कह दिया है कि समय पर चुनाव कराना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सिलसिलेवार तरीके से इन लोगों की बातों को सुन लेते हैं और आपको असल मतलब बताते हैं कि क्यों आखिर ये पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव वक्त पर ना हो। देखिए, जनता की चिंता तो है ही, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने आज तक कितना चिंता किया है आपका? आप खुद अपने आप से ये सवाल पूछ लीजिए। ऐसे में हमारी नज़र बिहार की राजनीतिक गलियारों में गई। हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर चुनाव रोककर वक्त पर चुनाव न कराने के पीछे इन पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं क्या हो सकती हैं। हमने अपने खबरिया घोड़ों को हर तरफ दौड़ा दिया
और जो खबरें छन कर आई हैं उसमें हो सकता है कि कुछ खबरें ऐसी हों जो सटीक ना हो, लेकिन जो वास्तविकता मुझे समझ में आई है और जो खबरें मैं जोड़ पा रहा हूं जिन तरीके से तारों को, मुझे साफ तौर पर एक पैटर्न नज़र आ रहा है और ये सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक सकती है। शुरू करते हैं सिलसिला। पहले शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर आईडी पर ऊपर ही ट्वीट एक पोस्ट कर दिया है, उसे पिन कर दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। साफ तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के भ्रम में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सरकार आ गई है, चुनावी मोड में आ गई है। कोरोना पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। और देख लीजिए ना, कोरोना किस तरह से अपने आप को एक ऐसे बच्चे की तरह बना लिया जिसने कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं माता पिता का ध्यान नहीं है और वो चीज़ें तोड़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बिहार के लोगों को लगातार कोरोना से मृत्यु भी हो रही है और आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अब देख लीजिए ना, इस बीमारी को बिहार से हटाने के लिए कई साल लग जाएंगे, ये खुद WHO कह रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव को लेकर इतनी उतावली है सत्ताधारी दल, तो जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर के बाद यशवंत सिन्हा का नाम आता है। यशवंत सिन्हा के साथ पूरा तीसरा मोर्चा है। नागमणि कुशवाहा हो, अरुण कुमार हो, रेणु कुशवाहा हो, ये सारे लोग, चाहे नन्ना सिंह हो, इन सभी का एक बड़ा जमावड़ा इनके पीछे पीछे चुनाव की रणनीति बना रहा है। बिहार में पैदल यात्रा के माध्यम से इन लोगों ने अपनी चुनावी आगाज कर दिया है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से चुनाव में जनता को ढकेल देना कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि जो सत्ताधारी दल है उनको जनता के प्रति मोह माया नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि चुनाव की हड़बड़ी में कहीं ना कहीं जनता की जान तो जाएगी ही, साथ ही साथ लग रहा है कि कुछ ना कुछ सेटिंग गेटिंग भाजपा और जदयू ने कर रखा है इस चुनाव में भी। अब पिछले चुनाव की बात याद कीजिए ना, पिछले चुनाव में किस तरह से 2019 में परिस्थितियां ऐसी हुई थी कि चुनाव तो हुए लेकिन पूरी महागठबंधन उस चुनाव में 0 पर आउट हो गई थी। और आरोप क्या लगा था कि EVM को हैक कर लिया गया। विश्वसनीयता पर सवाल तो खड़े हुए थे तब भी। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे मोर्चे की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये आरोप अगर सत्ताधारी दल के सहयोगी ही कर लगाने लगे तब क्या होगा? देख लीजिए, चिराग पासवान तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। ट्वीट की एक श्रृंखला उन्होंने खड़ी कर दी। और जब उनके संसदीय दल के हमने बात किया चेयरमैन से, राजू तिवारी जी से, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट दिखाई कि वक्त पर चुनाव न हो तो अच्छा रहेगा। ये तो सलाह है, उन्होंने कहा कि ये सलाह है, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने इम्पोज किया इस सलाह को, वो सलाह कम और नसीहत और मैं तो शुद्ध भाषा में कहूँगा ओरहन ज़्यादा लग रहा है। चिराग पासवान ने 2 बातें कही थी। एक तो कि चुनाव को अगर इस तरह से कराया जाएगा तो जनता का जान तो जाएगा ही, साथ ही साथ उन्होंने बिहार की जनता पर अनावश्यक बोझ बढ़ने का भी एक तरह से आरोप लगाया था। और ये भी कहा था कि बिहार का बजट पूरी तरह से पहले ही से चरमराया हुआ है और अगर प्रेशर पड़ेगा चुनाव का इसके ऊपर तो ये तो ढह ही जाएगा। ऐसे में नीतीश जी का कोई संभाल नहीं पाएगा बिहार को। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी समस्या शायद बिहार में तेजस्वी यादव बने हुए हैं और तेजस्वी यादव कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने ही ये आग लगाई। हालांकि ये आग तो प्रशांत किशोर ने ही लगाई थी। 6 तारीख को ही उन्होंने ट्वीट कर दिया था और कह दिया था कि चुनाव वक्त पर नहीं हो तो सही रहेगा, इसको लेकर डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मामले को कैच कर लिया है और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है, यहाँ तक कि ये भी कह दिया है कि अगर इस तरीके से चुनाव होंगे तो इसका हिस्सा राजद नहीं बनेगी। अब बताइए, अगर राजद जैसी पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा विधायक हो वो चुनाव का हिस्सा न बने तो चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ जाएगा। ऐसे में देख लीजिए कि ये लिस्ट, अगर पप्पू यादव भी यही बात कह रहे हैं तो ये 5 लोग अगर 5 अलग अलग जगहों से ये बात कह रहे हैं, अलग अलग गठबंधनों से ये बात कह रहे हैं, तो चुनाव आयोग को सोचना तो पड़ जाएगा। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये सारे लोग एक ही बात क्यों कह रहे हैं? हम मानते हैं कि कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं लोग, लेकिन मैं फिर वही सवाल करूँगा, कितने ज़्यादा राजनीतिज्ञों ने आज तक आपके बारे में सोचा है? अगर सोचा होता तो क्या आपको लगता है कि बिहार में इस तरह से कोरोना बढ़ रहा होता? अगर सत्ता और विपक्ष दोनों, मैं विपक्ष को ही बोल रहा हूँ, अगर विपक्ष चाह देता तो क्या नीतीश कुमार इस तरह से कोरोना को बढ़ने देते थे? क्या इस तरह की लापरवाही दिखा सकती थी क्या सरकार? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन खैर ये शो सामाजिक उत्थान के लिए नहीं है, ये शो पूर्णतः राजनीतिक है और राजनीतिक विश्लेषण हम कर रहे हैं, इसलिए तर्कों के साथ ही बात करें ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं वो कारण जिसकी वजह से ये सारी पार्टियां
चाहती हैं कि नीतीश कुमार चुनाव न लड़ें, वक्त पर चुनाव न हो और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाए। जानना चाहते हैं, जान लीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपको याद होगी बनी थी जब मई में, और जिस दौरान आपने सुना था कि जदयू को सीटें दी जा रही थी मंत्रिमंडल में, नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, नीतीश कुमार पटना आ गए। नीतीश कुमार पटना आने के बाद बहुत मनाने का प्रयास किया गया, नहीं माने, और कुछ मंत्रिमंडल में लोगों को स्थान मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला। फिर पटना आए, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, ना भाजपा को जगह दी, ना लोजपा को जगह दी, लोजपा गजगुसाई हुई है। ये सारी बातें हुई, लेकिन इन बातों का कहीं ना कहीं आपको हमने ये भी खबर दिखाया था कि पैचअप करने के लिए भाजपा एक फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। अब देख लीजिए, परिस्थिति यह है कि संख्या के आधार पर जितने भी सांसद चुनकर आएंगे उनमें से 15% को मिल सकता है, मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। तो मौजूदा जो सांसदों की संख्या है उस हिसाब से 81 मंत्री हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में 2 में, लेकिन अभी है कितने? 57। और इस हिसाब से अभी जो बढ़ाने की संख्या है वो काफ़ी अधिक है। खबर ये भी आई थी कुछ दिनों पहले, हमने दिखाया था आपको कि 15 मंत्रियों को बढ़ाया जा सकता है मंत्रिमंडल में। इसको लेकर एक लिस्ट भी बनाई गई है। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव का भी उसमें नाम है। अगर हम बात करें हाई प्रोफाइल लोगों की तो सिंधिया जी का नाम है इसमें। बिहार में जदयू से 2 लोगों का नाम था, आरसीपी सिंह और ललन बाबू दोनों का नाम था इसमें। यानी कहीं ना कहीं जदयू को हिस्सा बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि ये होना था इसी सावन में, अगस्त के महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, मोदी मंत्रिमंडल 2 का, और इसका हिस्सा बनने वाली थी जदयू। लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना का बहाना लेकर, और इसे पोस्टपोन कर दिया गया है दिसंबर तक। यानी नवंबर में चुनाव है और दिसंबर में मंत्रिमंडल का विस्तार है। तो नवंबर में जो परिस्थितियां सामने आएंगी उस हिसाब से दिसंबर में विस्तार करते समय ध्यान रखा जाएगा कि कौन साथ है, कौन साथ नहीं है, किसको छोड़ना चाहिए, किसको साथ रखना चाहिए। अब मेरा इशारा तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप इतने इनोसेंट बन रहे हैं तो मैं समझा देता हूँ आपको। जदयू और भाजपा के बीच जो रिश्ते हैं वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर नहीं बल्कि म्यूचुअल डर पर है। अगर नीतीश कुमार को आज एनडीए में रहना पड़ रहा है और सीए एनआरसी बिल पर कहीं ना कहीं एक तरह से यू टर्न लेना पड़ रहा है और उन्हें वो सारी जो कहा सकता है कि फ्लैक झेलना पड़ रहा है, वो उसका कारण है कि उन्हें फिर से मंत्री बनना है, फिर से मुख्यमंत्री बनना, माफ़ कीजिएगा। और अमित शाह बार बार हामी भर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे कप्तान नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे सीएम के कैंडिडेट नीतीश कुमार हैं। हमने आपको शुरू में भी कहा है कि भाजपा अब प्री पोल अलायंसों में विश्वास नहीं रखती है। देख लीजिए ना, पूरे राज्यों को आप चुनाव को देख लीजिए, कहीं कहीं तो भाजपा की दाव उल्टी भी पड़ गई है। लेकिन हरियाणा है, हरियाणा देखकर समझ में आ जाता है कि भाजपा क्या चाहती है। पूर्व में आपने देखा था कि पीडीपी के साथ भी अलायंस हुआ था। ऐसे ही अलायंसेस का अब दौर चल रहा है और बिहार में भाजपा लोजपा के साथ रहना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर भाजपा में जबरदस्त संशय है। एक बड़ा वर्ग है जो एनडीए में भाजपा में नीतीश कुमार के खिलाफ रहता है। देख लीजिए गिरिराज सिंह चुप है, देख लीजिए सत्यनारायण राय के बयानों को, देख लीजिए टुन्ना जी पांडे के बयानों को, भाजपा के नेताओं के बयानों को देख लीजिए, संजय पासवान के बयान को देख लीजिए। आप पूर्व में अगर जाते हैं पीछे तो आप बड़े बड़े दिग्गजों का बयान उठाकर देख लीजिए। बिहार भाजपा के कोई भी नीतीश कुमार के साथ सहज महसूस नहीं कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर मंत्रिमंडल का हिस्सा चुनाव से पहले बन जाते हैं तो एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि चुनाव के बाद बहुत हर तरह की फजीहत होगी। अगर चुनाव के बाद भाजपा कहीं मन बना लेती है कि नीतीश कुमार की सीटें उतनी नहीं हैं, मैं और किसी विकल्प पर बिहार में चर्चा कर सकता हूं, तो उन परिस्थितियों में अगर 2 मंत्री होते हैं जदयू के तो फिर उन परिस्थितियों में उन्हें हटना पड़ता, क्या होता क्या नहीं होता। और वैसे भी अगर चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा की सारी बातें मानते हैं तो उसका रिवार्ड चुनाव के बाद उनको दिया जा सकता है। खबर तो ये भी आई थी कि ललन बाबू और आरसीपी बाबू ये दोनों भाजपा के साथ गठबंधन बनाए रखने के सबसे बड़े हिमायती हैं। नीतीश कुमार का मन बीच में कई बार डोल चुका है,
कि वो भाजपा को छोड़ दें, लेकिन कहा जाता है कि आरसीपी सिंह बहुत हद तक संगठन को संभाल चुके हैं। अशोक चौधरी जो कि नीतीश कुमार के थॉट प्रोसेस को इस तरफ मोड़ रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं झटका लगा और आरसीपी सिंह और ललन बाबू ने दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार को इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो भाजपा का साथ न छोड़े। अब देखिए, चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ भाजपा रहेगी या नहीं रहेगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। मैंने शुरू से आपको कहा है कि पोस्ट पोल अलायंस होंगे बिहार में, और ये तय है। जिस तरह का समीकरण बन रहा है, तीसरा मोर्चा, मांझी जी नाराज हैं, चिराग पासवान जिस तरह से, चिराग पासवान ने भी आपको बोल दिया है क्लियरली कि एनडीए का फाइनल प्रारूप क्या होगा। वो ये नहीं कहे हैं कि चुनाव में क्या होगा, उन्होंने कहा है एनडीए का फाइनल प्रारूप क्या होता है ये तो बदल सकता है। अब इन सब चीज़ों को आप जब प्रोसेस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाजपा नीतीश कुमार को तभी रिवार्ड करेगी जब चुनाव सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, नवंबर के बाद। और अगर चुनाव वक्त पर नहीं होते हैं, और जिस तरह से ये बातें अब सामने आ चुकी हैं कि नवंबर में, माफ की दिसंबर में भाजपा को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना ही है, मोदी मंत्रिमंडल का, क्योंकि राजस्थान के कुछ मंत्रियों का पद काटना है, सिंधिया को रखना है। आप समझ लीजिए सिंधिया भी कितने नाराज हैं, अब तक वो उन्हें स्थान नहीं मिल पाया है, कांग्रेस के लोग उनका मजाक बना रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा दिसंबर से आगे नहीं बढ़ सकती अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, और अगर दिसंबर के आगे चुनाव बढ़ जाता है तो उन परिस्थितियों में बिहार की राजनीति बिल्कुल खुल जाएगी। ये जो 5 पांडव हैं, प्रशांत किशोर हो, यशवंत सिन्हा हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, इन सभी का निशाना नीतीश कुमार की उसी कमजोरी पर है। अगर वक्त पर चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो नीतीश और भाजपा के रिश्तों में दरार आना एकदम तय है, और उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार ऑप्शनलेस हो जाएंगे, या भाजपा भी बिहार में नए ऑप्शंस को तलाश करने लगेगी, और उस परिस्थिति में किसी के साथ किसी का गठबंधन हो सकता है, और फिर चुनाव की पूरी रणनीति बिहार की बदल जाएगी। बिहार ने अक्सर लोगों को चौंकाया अपनी राजनीति से। आपको क्या लगता है, क्या ये जो मैंने आपको एक थ्योरी बताई है जो हो सकता है, इशारा भी इसी तरफ कर रहे हैं सारे लोग, क्या ये थ्योरी आपको सही लग रहा है, सटीक लग रहा है? क्या बिहार की राजनीति में इतनी बड़ी जो एक भूकंप, भूचाल, तूफान आने वाला है, इसकी भविष्यवाणी किसी ने की है क्या? अगर इन परिस्थितियों में चुनाव होता है या नहीं होता है, तो क्या नीतीश कुमार के लिए दोबारा सत्ता में बने रहना आसान होगा क्या? इन सभी सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं पंचनामा में। अक्सर मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में एकदम इतना बात कीजिए मुझसे कि मैं रात भर जगा रहूं और अपने आप को इम्प्रूव करने का भी मौका मिले। हमारी एक नई टीम है, एक नई टीम ने प्रयास किया है बिहार की इस सड़ांध भरी हुई पत्रकारिता जगत को थोड़ा सा गंगा जल से नहलाने का। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, और हमारी टीम के जितने भी सदस्य गलतियां करते हैं उन सभी गलतियों को क्षमा कीजिए, मेरी गलतियों को भी क्षमा कीजिए, और थोड़ा सा प्रोत्साहन हमारा कीजिए। अगर सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, थोड़े लोग भी अगर हमारे चैनल पर बढ़ेंगे तो इससे हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।